हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट जो पॉइंट यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन को। एंड लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था प्रेसिपिटेशन के बारे में, जहाँ पे हमने देखी थी फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड और भी उसकी बहुत सारी बेसिक प्रॉपर्टीज़ देखी थी एंड टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो जो उसका फर्स्ट टाइप था वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टाइप होता है प्रेसिपिटेशन का, डेट इज़ ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। ठीक है। अब इस ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन में क्या होता है कि देखो, आप इसको इस डायग्राम से समझने की कोशिश करो। यहाँ पे एक डायग्राम है, यहाँ पे ये माउंटेन है। ठीक है। इधर से विंड फ्लो कर रही है ऐसे। ठीक है। तो जो ये माउंटेन है ये एज ए बैरियर वर्क करता है। ठीक है। अब जो विंड क्या करेगी, इससे टकराएगी। ठीक है। मान के चलो इधर से ऐसे विंड फ्लो कर रही है, इससे टकराएगी। तो टकराने के बाद में जैसे ही विंड इससे स्ट्राइक करेगी तो ये क्या करेगी, राइज करना स्टार्ट करेगी। ठीक है। विंड ऐसे अकॉर्डिंग टू स्लोप, जो उसका स्लोप है माउंटेन का, उसके स्लोप के अलोंग ये राइज करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है। तो जब राइज करते हैं विंड, आपको पता है जैसे विंड हमें राइज करते हैं उसका टेम्परेचर क्या होता है, कॉन्टीन्यूसली डिक्रीज होता है। मीन्स वो उसमें कूलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। तो जब कूलिंग होएगी तो वो एक जब राइज करेगी तो उससे क्या होगा, हमारा क्लाउड बनाएगी। एंड क्लाउड बनने के बाद में हमको कंडेंसेशन होगा। एंड कंडेंसेशन होने के बाद में हमको क्या होता है कि अल्टीमेटली हमको प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है। मीन्स हमको रेनफॉल देखने को मिलता है। ठीक है। अब जो माउंटेन का जो दूसरे वाला पार्ट है, ये वाला साइड, मीन्स ली साइड में क्या हो रहा है, अब जो विंड थी उसने सारा प्रेसिपिटेशन इधर पे कर दिया। मीन जितना भी मॉइस्चर था उसने यहाँ पे क्लाउड बनाया। क्लाउड बनाने के बाद में यहाँ पे हमको प्रेसिपिटेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है। तो कुछ विंड के करते इस तरफ को मूव कर जाती है। ठीक है। तो जो ये विंड है ये हमारी ड्राई विंड है। ठीक है। इसमें मॉइस्चर नहीं है। तो इसलिए जो ये वाला पार्ट होता है हमारा माउंटेन का लीवर्ड साइड इसको बोलते हैं, इस साइड में क्या होता है कि हमको रेन शेडो देखने को मिलता है। मीन्स यहाँ पे हमको रेनफॉल देखने को नहीं मिलता है। ठीक है। तो ये पूरा इंटायर प्रोसेस है इसका ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन का। मीन्स विंड आ रही है, देन वो किसी हाईलैंड से या माउंटेन से स्ट्राइक करेगी। ठीक है। क्योंकि विंड जब तक स्ट्राइक नहीं करेगी वो राइज नहीं करेगी इस कंडीशन में। एंड जब राइज करेगी तो वो क्या होगा, अल्टीमेटली जब वो ठंडी होगी अकॉर्डिंग टू एडियाबैटिक लैप्स रेट, एंड जब कोल्ड होगी, जब ठंडी होगी तो वो क्या करेगी, क्लाउड बनाएगी, कंडेंसेशन होगा, एंड हमको क्या होता है अल्टीमेटली रेनफॉल देखने को मिलता है। ठीक है। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को अगर डिस्कस करते हैं उसको डिटेल में। अब देखो, मैंने यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है कि अगर हमारा कोई माउंटेन है या कोई हाईलैंड है, ठीक है, वो एक्ट करता है एज ए बैरियर एंड वो विंड को फोर्स करता है उसको राइज करने के लिए। ठीक है। मीन्स हमारा वो फोर्स कर रहा है विंड को राइज करने के लिए। एंड जो विंड है वो एडियाबेटिकली क्या होती है, कूल होती है। ठीक है। एंड जब वो एडियाबेटिकली कूल होगी, मीन्स हमारा अकॉर्डिंग टू ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट, तो वो क्या करेगी, क्लाउड बनाएगी। एंड क्लाउड बनाने के बाद में अल्टीमेटली क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, देन हमको प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है। ठीक है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि ओरोज का मीन्स होता है माउंटेन। ठीक है। और हमारे इसके बाद क्या, विंड फ्लो कर रही है, विंड क्या करेगी, हमारी उससे टकराएगी। ठीक है। स्ट्राइक करेगी माउंटेन से एंड असेंड करेगी, राइज करना स्टार्ट करेगी, फोर्स बाय माउंटेन और एनी हाईलैंड। ठीक है। जो क्या बोलते हैं, एज ए बैरियर वर्क कर रहे हैं। ठीक है। मैंने इसका दोबारा से यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है ये। ठीक है। आसान सा टॉपिक है, ये समझ में आ जाएगा। जो मैंने लिखा हुआ है पॉइंट स्टूडेंट को ध्यान से देखते जाना। तो विंड क्या कर रही है, राइज अलोंग द स्लोप, जो हमारा माउंटेन का स्लोप है उसके उसके अलोंग विंड हमारी राइज कर रही है। ठीक है। दिख रहा है आपको। तो उसके बाद में विंड राइज कर रही है एंड एयर मास कूल अकॉर्डिंग टू ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट। ठीक है। जो हमारा एयर मास है वो अकॉर्डिंग टू ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट क्या हो रहा है, कूल हो रहा है। एंड ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट कितना होता है हमारा, 10 डिग्री सी पर किलोमीटर होता है। देन क्या होएगा, कोई एक टाइम ऐसा आएगा जैसे, मीन्स जो हमारी एयर है उसका टेम्परेचर कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है, तो एक टाइम पे क्या आएगा, वो सेचुरेटेड फॉर्म में आएगी। ठीक है। उसके बाद में कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन मीन्स क्लाउड बनेंगे, उसके बाद में अल्टीमेटली हमको रेनफॉल देखने को मिलता है। एंड फ्रेंड्स, ये टॉपिक मैंने ओरोग्राफिक फीचर्स वाला जो मैंने डिस्कस किया था इंडियन मानसून, वहाँ पे अच्छे से मैंने कवर किया हुआ है ये। ठीक है। कैसे भी इसकी वजह से रेनफॉल होता है, तो मीन्स मैं एक बार आपको पढ़ा चुका हूँ ये ऑलरेडी, तो फिर दोबारा से हम लोग इस पर डिस्कस कर रहे हैं इस पॉइंट पे। तो यहाँ तक समझ में आया। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि माउंटेन्स बैरियर प्रोड्यूस ओनली ट्रिगर इफेक्ट। मीन्स जो हमारा माउंटेन है वो क्या करते हैं, केवल ट्रिगर इफेक्ट लगा रहे हैं। मीन्स वो क्या कर रहे हैं, विंड को राइज करने का काम करते हैं। क्योंकि जब तक विंड राइज नहीं करेगी तो हमको क्या होगा, इस पर्टिकुलर इफेक्ट में जब तक विंड राइज नहीं करेगी तब तक हमको रेनफॉल देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। तो माउंटेन या कोई हाईलैंड जो हमारा क्या काम कर रहे हैं, एज ए बैरियर का वो वर्क करते हैं।
ठीक है, जिससे हमारी विंड आएगी, टकराएगी एंड वो राइज करेगी, ठीक है। एंड विंड राइज करती है, कूल होती है, ठंडी होती है एंड बिकम अनस्टेबल, मीन्स हमारी अनस्टेबल की कंडीशन बन जाती है एंड फिर वही कंडेंसेशन क्लाउड बनते हैं, देन हमको रेनफॉल देखने को मिलते हैं। अब इस डायग्राम को देखो, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो इधर वाला साइड है, जो ये वाला साइड है, इसको बोलते हैं विंडवर्ड स्लोप, ठीक है। इस तरफ हमको मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि यहाँ से विंड फ्लो कर रही है, ठीक है, यहाँ पे हमको क्लाउड बनता है और यहीं पे हमको ये कहीं पे क्या होता है, रेनफॉल हो जाता है। लेकिन जो ड्राई विंड है वो सिर्फ को मूव कर जाती है, ठीक है। तो जो लीवर्ड साइड है, जो ली साइड स्लोप है हमारे, यहाँ पे हमको रेन शेडो देखने को मिलता है। रेन शेडो मीन्स यहाँ पे हमारा रेनफॉल नहीं होता है, ठीक है, ठीक है, जो लीवर्ड साइड है हमारा, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, लीवर्ड साइड में जैसे एक विंड की मैंने प्रॉपर्टी आपके सामने डिस्कस की थी कि जैसे हमारी विंड अपवर्ड मूव कर, जब जैसे हमारा एयर पार्सल राइज करता है, तो उस केस में क्या होता है कि जो उसका साइज है वो एक्सपेंड करता है। पहले साइज का होगा, फिर और बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा, ठीक है। एंड कॉन्टीन्यूसली टेम्परेचर क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। ये डिक्रीज हो गया एंड और डिक्रीज हो गया, फिर और डिक्रीज हो गया, जब विंड पार्सल मेरा राइज कर रहा है इस कंडीशन में। एंड इसकी रिवर्स कंडीशन क्या है, जब क्या बोलते हैं हमारा जो विंड, जो हमारी एयर है वो डाउनवर्ड मूव कर रही है इस तरफ को, तो उसमें कहते हैं कंप्रेशन होता है। अगर उसका साइज इतना है, वो थोड़ी और कंप्रेस हो जाएगी, फिर और कंप्रेस हो जाएगी। तो इस केस में क्या है कि कॉन्टीन्यूसली उसका टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ते हैं। तो आपको पता होगा, जो मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था, जब हम लोग बात कर रहे थे टाइप ऑफ ह्यूमिडिटी की, ठीक है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या थी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी रिलेशन क्या थे, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो कैपेसिटी है, ठीक है, कैपेसिटी मीन्स एयर की वो कैपेसिटी मीन्स जो उसको मॉइस्चर कंटेंट करने कैपेसिटी, कितना वो मॉइस्चर कंटेंट कर सकती है, ठीक है, कितना उसमें मॉइस्चर मिल सकता है, ठीक है, मतलब वो वाली कैपेसिटी। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कैपेसिटी भी इंक्रीज़ करती है, ठीक है। अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है तो कैपेसिटी भी क्या करती है, डिक्रीज़ करती है। मीन्स हमारा एयर पार्सल कितना मॉइस्चर होल्ड कर सकता है, दैट इज़ कैपेसिटी। तो जब विंड पार्सल में डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो टेम्परेचर कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो कैपेसिटी भी इंक्रीज़ कर रही है। तो इस वजह से क्या, हमारी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी, डिक्रीज़ करेगी, ठीक है। क्योंकि जो हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटी। अगर ये बढ़ेगी तो ये घटेगी, ठीक है। अगर कैपेसिटी इंक्रीज़ कर रही है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज़ करेगी, और अगर ये डिक्रीज़ करेगी तो ये क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। ये रिलेशन होता है। तो इस केस में क्या हो रहा है, लीवर्ड साइड में टेम्परेचर हमारा कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ कर रहा है, कैपेसिटी बढ़ रही है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी क्या है, कॉन्टीन्यूसली डिक्रीज़ हो रही है। एंड रेनफॉल होने की कंडीशन क्या होती है, रेनफॉल होने की कंडीशन में होता है हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होनी चाहिए, ठीक है, बेसिकली। तो इस केस में क्या हो रहा है कि लीवर्ड साइड में हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है, कैपेसिटी भी इंक्रीज़ कर रही है, और हमारी ह्यूमिडिटी क्या है, इसमें यहाँ पे लो ह्यूमिडिटी है, जिसकी वजह से हमको यहाँ पे रेनफॉल देखने को नहीं मिलता है। तो लीवर्ड साइड में क्या होता है, हमारा मिनिमम रेनफॉल एंड मीन्स बहुत कम रेनफॉल होता है। एंड विंडवर्ड साइड में क्या होता है, हमारा मैक्सिमम रेनफॉल होता है, यहाँ पे हमको अच्छा रेनफॉल देखने को मिलता है, ठीक है। अब आगे डिस्कस करते हैं। मैक्सिमम जो नियर माउंटेन स्लोप है वहाँ पे हमको क्या होता है, मैक्सिमम रेनफॉल देखने को मिलता है। जैसे जैसे हम अवे फ्रॉम द फुटहिल्स जाते हैं, हमको जो रेनफॉल है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज करता जाता है, ठीक है। अच्छा, एक नई कंडीशन इसमें आता है कि इफ़ द मॉडरेट हाइट ऑफ द माउंटेन रेनफॉल ऑल्सो कैन बी ओकर एट द अदर साइड। अगर जो मेरा माउंटेन है, ठीक है, जैसे माउंटेन है, अगर इसकी माउंटेन की हाइट हमारी मॉडरेट है, ठीक है, मीन्स इसकी हाइट ज़्यादा नहीं है, तो उस केस में क्या होगा कि हमको इस तरफ भी रेनफॉल देखने को मिलेगा और इस तरफ भी रेनफॉल देखने को मिल सकता है हमको। कैसे, देखो, अगर माउंटेन काफ़ी बड़ा है, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, यहाँ से विंड फ्लो कर रही है, ठीक है, विंड फ्लो करने के बाद में यहाँ पे वो माउंटेन बनाएगी एंड यहाँ पे हमारा प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब इसकी हाइट कम होगी, इतनी मान लो, तो यहाँ से विंड फ्लो करेगी, तो विंड क्या करेगी, इसको क्रॉस कर जाती है, क्योंकि इसकी मॉडरेट हाइट है, मीन्स इसकी हाइट कम है किसी माउंटेन की, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या करेगी, क्लाउड बना देगी एंड यहाँ पे हमको प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हमारी माउंटेन की अल्टीमेटली बात ये है कि अगर माउंटेन की हमारी हाइट कम है तो हमारा हमको क्या बोलता है, दोनों साइड में, अदर साइड में हमको प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है, ठीक है।
अब जो विंडवर्ड साइड है वहाँ पे हमको क्लुम्बस क्लाउड बनते हैं वहाँ पे, एंड जो लीवर्ड साइड है वहाँ पे हमारा स्ट्रेटस क्लाउड बनते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये क्लाउड्स के टाइप्स होते हैं। बहुत सारे क्लाउड के होते हैं वाटर को कंटेन करते हैं, मीन्स बहुत सारे क्लाउड हमारे ऐसे होते हैं जो रेनफॉल करते हैं, एंड कुछ क्लाउड ऐसे होते हैं जो रेनफॉल नहीं करते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है, मैं इसमें अलग से सेपरेट डिस्कस करूँगा क्लाउड के बारे में, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड को एंड टाइप्स ऑफ क्लाउड को, तो वहाँ पे इसको अच्छे से कवर करेंगे। फिलहाल के लिए आप ये ध्यान रखो जो हमारा विंडवर्ड साइड है वहाँ पे हमारा क्या होता है, क्लुम्बस क्लाउड बनते हैं, एंड लीवर्ड साइड में हमारा स्ट्रेटस क्लाउड बनते हैं। ठीक है, अब ये इन्वर्जन ऑफ रेनफॉल क्या होता है। देखो इन्वर्जन ऑफ रेनफॉल में क्या होता है कि जैसे जैसे हाइट बनती है, मान के चलो ये स्लोप है, ठीक है, तो इस स्लोप के अकॉर्डिंग जैसे जैसे हमारा स्लोप बढ़ता है विंडवर्ड साइड में, तो हमारी जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन एक सर्टेन डेप्थ पे जाने के बाद में, एक सर्टेन हाइट पे जाने के बाद में जो हमारी रेनफॉल है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होने लगती है। ठीक है, उसी फिनोमेना को बोलते हैं हम इन्वर्जन ऑफ रेनफॉल। ठीक है, जैसे हमारा ये स्लोप है एंड विंड आई यहाँ पे राइज किया, ठीक है, देन यहाँ पे क्लाउड बन गए, ठीक है, देन यहाँ पे हमको रेनफॉल देखने को मिलेगा। तो एक सर्टेन हाइट तक तो इसकी जो रेनफॉल है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है, लेकिन एक सर्टेन हाइट पे जाने के बाद में क्या होगा कि हमारा जो रेनफॉल है वो कंटिन्यूसली फिर डिक्रीज करने स्टार्ट हो जाती है, एंड इसी फिनोमेना को बोलते हैं हम इन्वर्जन ऑफ रेनफॉल। ठीक है, वही चीज़ मैंने लिखी हुई है, रेनफॉल अमाउंट इंक्रीज ऑन द विंडवर्ड स्लोप अप टू अ सर्टेन हाइट। एक सर्टेन हाइट तक क्या होता है, विंडवर्ड स्लोप में हमारी रेनफॉल कंटिन्यूसली इंक्रीज करती है, एंड बियॉन्ड दिस, इससे जैसे हम इस हाइट को क्रॉस करते हैं, बियॉन्ड दिस रेनफॉल डिक्रीज। ये रेनफॉल क्या होता है, कंटिन्यूसली फिर डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है, एंड इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम, इन्वर्जन ऑफ रेनफॉल बोलते हैं। अब ये इन्वर्जन ऑफ रेनफॉल है डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे, डेट इज़ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द एयर। ठीक है, एयर के पास कितना मॉइस्चर कंटेंट है उस पर डिपेंड करता है, माउंटेन स्लोप पे डिपेंड करता है, एंड माउंटेन की लोकेशन पर डिपेंड करता है, एंड द सी एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सीजन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सी, एंड सीजन पर डिपेंड करता है, एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सी पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, ये कुछ कंडीशन थी इसकी, ये पॉइंट ध्यान में रखना। अब फ्रेंड्स ओरोग्राफिक जो प्रेसिपिटेशन था उसके बारे में इतना ही था, बेसिकली यही चीज़ थी, माउंटेन है, विंड आ रही है, देन स्ट्राइक करेगी, राइज करेगी। ठीक है, एक हमारी विंडवर्ड साइड होती है, दूसरी हमारी लीवर्ड साइड होती है। ठीक है, जो हमारी विंडवर्ड साइड है वहाँ पे हमको रेनफॉल देखने को मिलता है क्योंकि वहाँ पे विंड राइज कर रही है, एंड जो उसका अदर साइड है लीवर्ड साइड है वहाँ पे हमारा क्या होगा, क्योंकि ड्राई विंड्स फॉर्म, वहाँ पे ड्राई विंड्स मूव करे तो वहाँ पे हमको प्रेसिपिटेशन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये सब कुछ था इसके बारे में। अब इसका थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं। तो उसका थर्ड पार्ट है साइक्लोनिक और द फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो साइक्लोनिक एंड फ्रंटल प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, साइक्लोनिक और द फ्रंटल प्रेसिपिटेशन occur when the deep and the extensive air mass are made to converge and move upward। ठीक है, सो डैट द एडिबेटिक कूलिंग रिजल्ट। देखो इसमें क्या हो रहा है कि दो एयर मास क्या करते हैं, आपस में कन्वर्ज करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको ये ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, जब डिस्कस किया हमने, जो हमने साइक्लोन वाला चैप्टर पढ़ा था। ठीक है, उसमें हमने साइक्लोन की कंडीशन, टेम्परेट साइक्लोन, एंड मैंने वो स्टार्ट किया था फ्रंट से, तो वही सब कुछ है यहाँ पे। फ्रंट से बेसिकली क्या हो रहा था, हमारे दो एयर मास आ रहे थे, एक हमारा वार्म एयर मास था, दूसरा हमारा कोल एयर मास था। ठीक है, तो आपस में वो स्ट्राइक कर रहे थे, स्ट्राइक करने के बाद में जो वार्म एयर मास था वो क्या करता है, कंटिन्यूसली राइज करता है, एंड क्योंकि जो कूल एयर मास है, ठीक है, कोल्ड एयर मास है, उसका डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो वो क्या करेगा, पुशअप करेगा वार्म एयर मास को, एंड वार्म एयर मास क्या करता है, कंटिन्यूसली हमारा राइज करना स्टार्ट करता है। ठीक है, और जब राइज करेगा एंड फिर क्या उसमें कूलिंग हो गया अकॉर्डिंग टू ड्राई एडियाबैटिक लैप्स। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा एटमॉस्फेरिक अनस्टेबिलिटी कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, जब एटमॉस्फेरिक अनस्टेबिलिटी कंडीशन नहीं तो हमारा क्या होगा, क्लाउड बनेगी, क्लाउड बनने से क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, उसके बाद में क्या होगा, हमको फाइनली रेनफॉल देखने को मिलता है। ठीक है, तो वही सब चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि दो एयर मास है, कन्वर्ज हो रही है, विंड राइज कर रही है, ठीक है, एडियाबैटिक कूलिंग होगी, देन हमको फाइनली प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है। एंड ये थोड़ा मैंने बताया वही चीज़ें के बारे में, जैसे मान के चलो ये कोल्ड एयर है, ये हमारी कोल्ड एयर है, एंड ये वार्म एयर है। ठीक है, तो इनके बीच में जो फ्रंट बनेगा वो फ्रंट बनता है वार्म फ्रंट। ठीक है, अब ये कोल्ड एयर मास क्या करेगी, इसको कंटिन्यूसली को पुशअप करने की कोशिश करेगी वार्म एयर मास को, तो जिसकी वजह से हमारा जो वार्म एयर मास है वो कंटिन्यूसली राइज करता है, एंड हमको रेनफॉल देखने को मिलता है।
जो वार्म एयर मास है वो अपलिफ्ट करता है, कोल्ड एयर मास क्या करता है सेटल डाउनवर्ड। सीधी सी बात है, जो हमारा वार्म एयर मास है एक्चुअली इसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, ठीक है, लेस डेंस होता है जो हमारा वार्म एयर मास होता है। एंड कोल्ड एयर मास की हमें डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए वो क्या क्या करता है, वो सेटल डाउनवर्ड मीन्स नीचे की तरफ मूव करता है, पुशअप करता है वार्म एयर मास को, एंड वार्म एयर मास क्या करता है, राइज करता है। When the warm air mass move upward, got cooled and saturated, कंडेंसेशन स्टार्ट, ठीक है। जब हमारा वार्म एयर मास क्या करेगा, कंटिन्यूसली राइज कर रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज होगा एंड सेचुरेटेड हो जाएगा, देन हमारा कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन इन द ट्रॉपिकल रीजन्स। अब देखो फ्रेंड्स, ये मैंने साइक्लोन वाले वीडियो में सब कुछ अच्छे से डिस्कस किया हुआ है कि साइक्लोन की वजह से कैसा हमारा क्यों हमारा प्रेसिपिटेशन होता है, ठीक है। आई होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा, क्योंकि मैंने देखो वहाँ पे डिस्कस किया था कि कहाँ पे हमारी आई बनती है, कैसे हमारा साइक्लोन बनता है, कैसे हमारा लो प्रेशर जोन बनता है, और साइक्लोन बनने के बाद में किस रीजन में ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होता है, किस रीजन में ज़्यादा रेनफॉल होता है। जैसे आई बन रही थी हमारी, फिर आई वॉल था, ठीक है, एंड स्पायरल बन रहे थे। आई वॉल में हम लोग क्या कर रहे थे, बहुत सारा आई वॉल वाले एरिया में क्या कर रहे थे, बहुत ज़्यादा हमारा प्रेसिपिटेशन हमको देखने को मिल रहा था, मीन्स हमको ज़्यादा रेनफॉल जो है वो आई वॉल में देखने को मिल रहा था, ठीक है। तो वो सब चीज़ें मैंने वहाँ से कवर की हुई है, तो वही सब चीज़ें यहाँ पे एडअप हो जाएगी। तो आई होप आपने वो देख लिया होगा, तो वही वाला पार्ट है इसका, ठीक है। एंड अब बात करते हैं फ्रंटल प्रेसिपिटेशन द टेम्परेट रीजन। अब हमारे जो टेम्परेट रीजन में जो फ्रंट्स की वजह से प्रेसिपिटेशन होता है, उसमें क्या होता है, अब देखो इसमें जोन ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ द वार्म एयर एंड द कोल्ड एयर। इसमें क्या रहा है कि हमारे जो वार्म एयर एंड कोल्ड एयर है वो आपस में क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, टकराते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या बोलते हैं, वार्म फ्रंट बनते हैं। वार्म एयर मास राइज, जो हमारा वार्म एयर मास है वो क्या करता है, राइज करता है, देन हमारा कंडेंसेशन होता है, एंड देन हमको रेनफॉल देखने को मिलते हैं। कैसे, जैसे ये यहाँ पे वार्म एयर मास है एंड ये हमारा कोल्ड एयर मास है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस तरफ को फोर्स लगेगा ऐसे, ठीक है। तो जिसकी देखो इसके बीच में जो फ्रंट बनेगा वो वार्म फ्रंट बनेगा, एंड ये राइज जो हमारा ये वाला एयर मास है वो कंटिन्यूसली क्या करेगा, राइज करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और राइज करने के बाद में फिर वही वाली सारी कंडीशन लग जाएगी जो मैं आपके सामने 2-3 बार बोल चुका हूँ अभी कि इसका टेम्परेचर डिक्रीज होएगा, कंडेंसेशन होगा, देन हमको रेनफॉल देखने को मिलेगा, ठीक है। फ्रंटल प्रेसिपिटेशन अलोंग द वार्म फ्रंट इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ द ड्रिजल्स। जो हमारा फ्रंटल प्रेसिपिटेशन होता है वो ड्रिजल की फॉर्म में होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, जैसे ये हमारा फ्रंट्स है, यहाँ पे हमारा ये वार्म एयर मास है, नीचे ये हमारा कोल्ड एयर मास है, एंड ये क्या करता है, कॉन्टिन्यूसली इसको पुश कर रहा है, और यहाँ से हमारा जो वार्म एयर मास है वो क्या कर रहा है, राइज कर रहा है, ठीक है। जब राइज करेगा, यहाँ से राइज किया, राइज करने के बाद में क्या करें, यहाँ पे क्लाउड बनाएगा, क्लाउड बनने के बाद भी हमको यहाँ पे प्रेसिपिटेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये सब कुछ था इसके बारे में। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल। हमारा रेनफॉल का कहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल हमको देखने को मिलती है, कहाँ पे हमको कम रेनफॉल देखने को मिलती है। तो जहाँ पे हमको रेनफॉल देखने को मिलेगी वहाँ का पर्टिकुलरली उस रीजन का टेम्परेचर ज़्यादा होगा एंड हाई ह्यूमिडिटी एरिया होगा। जैसे हमारा इक्वेटर वाला पार्ट है, ठीक है, इक्वेटर पे टेम्परेचर ज़्यादा रहता है एंड कंपेरेटिवली वहाँ पे हाई ह्यूमिडिटी रहती है, ठीक है। इस वजह से हमको जो इक्वेटर वाला पार्ट है वहाँ पे हमको हाई रेनफॉल देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट है कि हमारा लीस्ट रेनफॉल कहाँ देखने को मिलेगा, मीन्स कहाँ पे हमारी जो रेनफॉल है वो कम होगी, वो होगा वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंटिनेंट और सब ट्रॉपिकल रीजन्स, ठीक है। क्योंकि देखो वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंटिनेंट में वहाँ पे क्या आ रहा है कि हमारा डिसेंड द ड्राई विंड्स, ठीक है, वहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो ड्राई विंड्स है वो डिसेंड करती है एंड एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बनती है वहाँ पे, ठीक है। मीन्स जहाँ पे डिसेंड विंड हमारी डिसेंड कर रही है ड्राई विंड्स, तो क्या हमारा टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा, एंड हमको वहाँ पे हाई प्रेशर जोन बन जाएगा, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पे एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बनती है। तो वेस्टर्न पार्ट हमारा कंटिन्यूसली जो हमारा वेस्टर्न पार्ट होता है कंटिनेंट का, वहाँ पे हमको कम रेनफॉल देखने को मिलता है। और अगर मैं बात करूँ इक्वेटर की, तो इक्वेटर पे थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल, जो हमारा इक्वेटर वाला एरिया है यहाँ पे हमको पूरा साल रेनफॉल देखने को मिलता है। एंड अदर एरिया में क्या होता है, हमको सीजनल रेनफॉल देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं कोस्टल रीजन्स की। कोस्टल रीजन पे कैसे हमको रेनफॉल देखने को मिलते हैं। द कोस्टल रीजन है मोर रेन देन द इनर कोस्टल एरिया ड्यू टू द सी ब्रीजी, ठीक है। देखो इस केस में क्या हो रहा है, जो हमारा कोस्टल एरिया ना ये वाला, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे सी है, ठीक है, यहाँ से जो विंड चलेगी सी ब्रीजी चलेगी, मीन्स सी से विंड मूव करेगी, तो वो क्या करेगी, यहाँ से मॉइस्चर उठाएगी सी से,
ठीक है। एंड जो ये वाला पार्ट है कोस्टल रीजन है, यहाँ पे हमको क्या करेगा, ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलेगा कंपेयर टू इनर पार्ट, मीन्स जिस कोस्टल एरिया का जो इनर वाला पार्ट है, अंदर वाला पार्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से विंड मूव कर रही है, सी ब्रीजी चल रही है, यहाँ से मॉइस्चर उठाएगी एंड यहाँ पे क्या करेगी, इस पर्टिकुलर एरिया पे हमको अच्छा रेनफॉल देखने को मिलेगा। आगे डिस्कस करते हैं। जो हमारा समर्स है, अगर मैं इंडिया की बात करूँ, समर्स में हमको 80% ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलता है एंड विंटर्स में हमारा 80% कम रेनफॉल देखने को मिलता है इन द मेडिटेरियन रीजन्स। ठीक है, सीधी सी बात है, समर वाले सीजन में हमारा क्या होता है, मानसून आता है एक तो, ठीक है, एंड रेडिएशन ज़्यादा होता है सन का। ठीक है, ITC जब शिफ्ट कर जाती है हमारी किस तरफ को, इंडिया की तरफ को। ठीक है, ये सब प्रॉपर्टीज़ सब कुछ मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है इंडियन मानसून वाले उसमें वीडियो लेक्चर में। ठीक है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ से देख लेना, बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा सब चीज़ें। ठीक है, तो उसी का एक पार्ट है, ये सब कुछ मैंने वहाँ डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अब इसकी जो 6 कंडीशन है इस डायग्राम को समझते हैं। इस केस में क्या होता है कि ये इक्वेटर वाला पार्ट है। ठीक है, इधर से मेरी ईस्टर्लीज मूव कर रही है, ट्रेड विंड्स चल रही है। ठीक है, तो ट्रेड विंड इधर से आएगी एंड इधर से आएगी, यहाँ पे विंड राइज करेगी, राइज करने के बाद में यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में जो इक्वेटर वाला पार्ट है, यहाँ पे हमको रेनफॉल देखने को मिलता है। ठीक है, अब एक सर्टेन हाइट पे जाने के बाद विंड क्या हो जाएगी, ये इसका टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा, यहाँ पे क्लाउड बन जाएगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, देन विंड क्या करती है, डिसेंड करती है इस पर्टिकुलर एरिया पे, इस पर्टिकुलर लैटिट्यूड पे, और जिसके बाद में इस पर्टिकुलर लैटिट्यूड में 30 डिग्री नॉर्थ साउथ पे हमारे को क्या होता है कि कम रेनफॉल देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसे फिर हमारा जो ये वाला लैटिट्यूड है, इस पर हमको अच्छा रेनफॉल देखने को मिलता है। ठीक है, ये भी मैंने जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था, ग्लोबल सर्कुलेशन ऑफ विंड। ठीक है, उसमें मैंने सब कुछ डिस्कस किया हुआ है कि हमारी लो प्रेशर बेल्ट कैसे बनती है, हाई प्रेशर बेल्ट कैसे बनती है, एंड ये ईस्टर्लीज कैसे इनके डायरेक्शन होते हैं, कैसे ये मूव करती है, क्यों मूव करती है, एंड कोरियोलो फोर्स का क्या इफेक्ट है इसके ऊपर। ठीक है, कहाँ पे हमारी हेडलेस सेल बनती है, कहाँ पे हमारी फेरल सेल बनती है, कहाँ पे हमारी पोलर सेल बनती है। ठीक है, एंड इवन मैंने रेनफॉल की कंडीशन भी वहाँ पे डिस्कस की हुई है। ठीक है, उसका भी मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, वैसे अगर आप मेरी वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे होंगे तो ये आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने ब्रीफ में बताया हालांकि। ठीक है, तो अगर आपको डिटेल में देखना है कि क्यों ये सब हाई प्रेशर, लो प्रेशर एंड ईस्टर्लीज क्यों चल रही है, वेस्टर्लीज क्यों चल रही है, क्या इफेक्ट है कोरियोलो फोर्स का, तो वो सब चीज़ें मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस की हुई है उस वीडियो में। ठीक है, मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। चलो आगे डिस्कस करते हैं कुछ पॉइंट इसके। अगर मैं जोनल डिस्ट्रीब्यूशन करूँ रेनफॉल का, तो जो इक्वेटर वाला एरिया है वहाँ पे हमको मैक्सिमम रेनफॉल देखने को मिलता है अप टू 10 डिग्री नॉर्थ साउथ। वहाँ पे कॉन्वेक्शनल रेनफॉल होता है। ठीक है, कॉन्वेक्शनल रेनफॉल मैंने आपको डिस्कस कर ही लिया क्या होता है कॉन्वेक्शनल रेनफॉल। एंड जो उसकी मीन एनुअल रेनफॉल होता है वो 1750 mm टू 2000 mm तक हमारा रेनफॉल देखने को मिलता है। डेली हैवी रेनफॉल इन द लाइटनिंग एंड थंडर। ठीक है, लाइटनिंग एंड थंडर के साथ हमको डेली हैवी रेनफॉल देखने को मिलता है एट इक्वेटर। ठीक है, अगर मैं मिड लेटीट्यूड्स की बात करूं तो वहाँ पे क्या है कि रेनफॉल वेस्टर्न एंड टेम्परेट साइक्लोन। ठीक है, जो हमारा मिड लेटीट्यूड है वहाँ पर वेस्टर्लीज एंड जो रेनफॉल होता है वो बेसिकली वेस्टर्लीज एंड टेम्परेट साइक्लोन की वजह से होता है। एंड वहाँ पे जो रेनफॉल है वो 1000 mm टू 1250 mm है। ठीक है, एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंटिनेंट मोर रेनफॉल, जो हमारा वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंटिनेंट है वहाँ पे हमको ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलता है इन द मिड, जो हमारे मिड लेटीट्यूड्स की अगर मैं बात करूँ वहाँ पे। एंड इनलैंड, जैसे मैं इनलैंड की तरफ जाता हूँ कॉन्टिन्यूसली, वो क्या करता है डिक्रीज़ करता है। और जो प्रेसिपिटेशन है हमारा जो ड्यू टू टेम्परेट साइक्लोन हो रहा है वो लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है। ठीक है, मीन्स उसकी ड्यूरेशन ज़्यादा होती है। और अगर मैं कंपेयर करूँ नदर्न हेमिस्फीयर को एंड सदर्न हेमिस्फीयर को, तो इस केस में जो है जो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में हमको ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलता है कंपेयर टू सदर्न हेमिस्फीयर। क्यों? सदर्न हेमिस्फीयर में हमारा जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें हमको ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलता है कंपेयर टू नदर्न हेमिस्फीयर। क्यों? क्योंकि जो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे हमारा मैक्सिमम ओशन है। ठीक है, मैक्सिमम ओशन है वहाँ पे, और लैंड वहाँ पे कम है। ठीक है, जब वहाँ पे ओशन ज़्यादा है तो हमको बेसिकली क्या होगा, वहाँ पे इवोपोरेशन ज़्यादा होगा, एंड जब इवोपोरेशन ज़्यादा होगा तो हमको क्या होगा, हमको रेनफॉल भी वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है,
अब बात करता हूँ पोलर रीजन की। पोलर रीजन में क्या होता है हमारा, बेसिकली लो प्रेसिपिटेशन होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे ठंडा एरिया, कोल्ड एरिया है, ठीक है। वहाँ का जो मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन है वो 250 mm होता है, एंड वहाँ पे मोस्टली हमारा स्नोफॉल होता है इन द एट द पोलर जोन, ठीक है। पोलर जोन में हमारा प्रेसिपिटेशन जो होता है वो स्नो के रूप में होता है, जो इसकी एक मैंने फॉर्म आपके साथ डिस्कस की थी, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ था इसके बारे में, आज के लिए इतने रखते हैं। पोलर जोन एंड आई होप आपको समझ में आ, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।